सबसे पहले हमने अपना प्रोजेक्ट निकाल लेते हैं जो हमने बनाया था रिएक्ट एसटीडी के नाम से। प्रोजेक्ट का नाम याद होना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट का नाम नहीं याद होगा तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते कि कहाँ है। तो ये पहले मैं क्योंकि इसी को मैंने खोला हुआ था VS कोड के अंदर, तो ऑटोमेटिक ये वही प्रोजेक्ट खोल कर लेकर आ गया। तो सबसे पहले हमने npm स्टार्ट की कमांड चलानी होती है। npm स्टार्ट की कमांड npm को स्टार्ट नहीं करती है बल्कि वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है। इस तरीके से npm इंस्टॉल की कमांड भी npm को इंस्टॉल नहीं करती बल्कि वो प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो इंस्टॉल करती है। और npm ऑटोमेटिक जब आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो npm स्टार्ट की कमांड हमने चलाई है, ये हमारे प्रोजेक्ट को चला के दिखा देगा। लास्ट टाइम हमने ये देखा है कि एक कंपोनेंट को प्रॉप कैसे पास करते हैं। प्रॉप ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो भी पास कर सकते हैं। फंक्शन भी हो सकता है, एज अ फंक्शन भी आप उसको प्रॉप को पास कर सकते हैं। और उसको सिंगल वैल्यू के तौर पर भी पास कर सकते हैं। तो ये प्रॉप होता है। अब नेक्स्ट जो एक चीज होती है वो होती है स्टेट। स्टेट को यूज करने के लिए हम एक रिएक्ट के अंदर काफी सारी हुक्स हैं। तो इस तरीके से स्टेट की भी एक हुक है जो कि फंक्शन के अंदर रिटर्न से पहले यहाँ पर वो लिखा जाता है। और इसमें एक उसका जो सिंटैक्स है वो देख लेते हैं गूगल से, यूज स्टेट को कैसे लिखते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है react.dev, वहां से आपको इसको देखना चाहिए, ताकि ये पुरानी उनकी वेबसाइट है, लेगेसी उसने साथ लिख दिया है। तो react.dev जो है वो वेबसाइट ये नीचे आ रही है, उन्होंने इसकी मुझे लगता है एसईओ सही तरीके से नहीं की हुई है। और W3 स्कूल भागकर वो ऊपर आ जाता है, उसकी एसईओ ज्यादा अच्छी की हुई है, और वो पुरानी भी ज्यादा है इसलिए भी आ रही है। ये नई बनाई है इन्होंने। यूज स्टेट यूज करने का ये सिंटैक्स है। ये react.dev इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने यहीं से ही बाकी जो भी चीजें हमें ढूंढनी होंगी, देखना होगा, यहीं से देखेंगे। तो इस तरह ही इसको यूज करते हैं। यूज स्टेट को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। और ये स्टेट उसने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, तो मैं रख लेता हूँ नेम्स, NAM। हाँ, नेम, सिर्फ नेम रख देता हूँ। और यहाँ पर फिर क्या रखना पड़ेगा, सेट नेम, SET सेट, और नेम का N कैपिटल। ये उसका सिंटेक्स है। तो यहाँ संभाल में आप उसका नाम लिखना। ये देखो कॉन्स्ट लगाया है, कॉन्स्ट है ये। नेम और आगे सेट नेम, और यहाँ इनिशियल स्टेट उसको देनी है। कोई भी दे सकते हैं, हम इनिशियल स्टेट खाली भी दे सकते हैं और नेम लिख भी सकते हैं। डेट शोज मैं वसीम लिख देता हूँ स्टेट के अंदर नेम। तो इसको भी एज अ वेरिएबल हम नीचे अब एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ, हेलो रिएक्ट जेएस, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्यूटर, और आगे मैं वसीम उसका लिख रहा हूँ। वसीम नहीं है, नेम है, ट्यूटर, और आगे यहाँ नेम। तो उस नेम में जो वैल्यू है जो कि वसीम है अभी, वो अब वहां पर आ जाएगी। यहाँ से इसको चला के देखते हैं। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको इंपोर्ट नहीं किया हमने। इसको यूज करने के लिए इंपोर्ट भी करना पड़ता है। यूज स्टेट हुक जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ इंपोर्ट हम करेंगे। बाज दफा ये VS कोड ऑटोमेटिक भी इंपोर्ट कर लेता है, लेकिन बाज दफा नहीं भी करता है। तो इंपोर्ट क्या हमने करना है, उस तरह करली ब्रैकेट लगाएंगे। कोई चीज इस मॉड्यूल में से निकालनी हो तो करली ब्रैकेट्स आमतौर पर लगाते हैं। क्या नाम है उसका, यूज स्टेट। यूज स्टेट यहाँ पर नहीं है ये। आगे उसने ऑटोमेटिकली लिख लिया। तो यूज स्टेट यहाँ से हमने उठाई और यहाँ यूज कर रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर। अब इस पे चेक करते हैं कि क्या नेम
लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो, हेलो रिएक्ट जेएस ट्यूटर वसीम। तो स्टेट की जो वैल्यू है वो भी हम एज अ वेरिएबल वहाँ नीचे एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको स्टेट में लिखकर वसीम शो करवाने की क्या ज़रूरत है? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हम लेट या कॉन्स्ट हम लिख रहे हैं, नॉर्मल नेम, नेम इज इक्वल टू वसीम, और नीचे वहाँ हम प्रिंट करवा लें। फिर भी तो आ सकता है अगर नाम ही सिर्फ प्रिंट करवाना है तो। अगर हमारा मकसद नाम ही प्रिंट करवाना है तो इस तरीके भी कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे और यहाँ से इसको रिफ्रेश वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं होती। हाँ, नहीं, उसका इफेक्ट पड़ा, यही आया है। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ फिर स्टेट को यूज करने का और वो सिर्फ वेरिएबल को यूज करने का? अब इसको मैं करता हूँ, लेट्स, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको लेट कर दिया ताकि मैं इसको चेंज कर सकूँ। आपको पता है कॉन्स्ट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं कर सकते, और इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल नेम इज इक्वल टू, अब मैं कह देता हूँ अली। और अब देखते हैं कि यहाँ पर ट्यूटर में क्या प्रिंट होता है। अली प्रिंट हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे हर दफा कोड में से ना चेंज करना पड़े, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कि वो फंक्शन इसको नेम को चेंज करे, और जो उसको नेम दे वो वाला नेम यहाँ रख दे। तो एक फंक्शन बनाएं अगर हम, तो उसका नाम लिखना पड़ता है फंक्शन, और नाम रख लेते हैं चेंज नेम, लेट्स सपोज। और ये, और यहाँ करली ब्रैकेट्स होती हैं। और यह ये क्या करता है, ये आर्गुमेंट में वैल्यू लेता है यूर नेम, वाई एन लिख दिया मैंने, यूर नेम। और जो नेम इसको मिलता है ये वो प्रिंट करवा देता है यहाँ पर। कैसे करके, नॉर्मल नेम में ये क्या कर देता है, ये नेम में दोबारा से वसीम, नहीं नहीं, इसमें तो ये वाई एन आना चाहिए ना, जो उसको नाम मिले वो वाला प्रिंट करवा दे जहाँ पर भी इसको कॉल करना है तो। अब ये जो चेंज नेम वाला बटन है, ये एक तो नाम को ये प्रिंट करवा देगा, और मैं इसी नॉर्मल नेम को अलर्ट में भी शो करवा, कि जो नया अब नॉर्मल नेम है यहाँ पर ये वाला, इसको अलर्ट में भी शो करवा दो ताकि पता रहे कि ये वाला नेम आया है। और ये कब हो भला, ये जब मैं इस चेंज व नेम वाले को कॉल करूं, और इसको मैं एक बटन बना लेता हूँ यहाँ नीचे, बटन, और इसके क्लिक पर, ऑन क्लिक का वो फंक्शन होता है इसमें, इसके ऑन क्लिक पर मैं ये क्या करना चाहता हूँ, मैं फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, कौन से वाला, चेंज नेम वाला। अच्छा, आगे देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स अभी नहीं लगाई हैं, वो इसलिए कि अगर यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूं तो बगैर क्लिक किए इस ये तो ऐसे कॉल हो जाएगा इस तरह। ये तो अब कॉल हो रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ नहीं लगाएंगे ताकि वो जब क्लिक हो तो फिर ही। अच्छा, वैसे ऑन क्लिक पर है तो क्लिक होने पर ही ये ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ये पहले ही आमतौर पर चल जाता है, देखना यहाँ पर, ये देखो अलर्ट पहले ही आई हुई है, और हमने उसको पास भी नहीं किया अभी नाम। यहाँ इसको नाम पास करें, नाम में मैं लिख देता हूँ चेंज्ड नेम। इसको मैं यहाँ पर सेव किया, भी उसका बिहेवियर चेक करें, इसका अलर्ट आई हुई है, और ऐसे बस ये आ ही नहीं रही है। रिफ्रेश जब जब इसको करते हैं तो पहले ही क्लिक किए बगैर ही आ जाता है जब भी रिफ्रेश करें। ये दो दफा तो इसलिए आ रहा है कि रिएक्ट इसको दो दफा, कोड पूरे को हमारे को दो दफा चलाता है तो इसलिए। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये बटन के क्लिक होने पर चाहिए। बटन का भी मैंने वैसे कोई नाम नहीं रखा अभी, बटन को नाम देते हैं, क्लिक का नाम दे देते हैं, या क्लिक मी, जो भी। इस क्लिक मी के ऊपर जब क्लिक हो, मैं चाहता हूँ कि तब वो
ये चेंज हो और यहाँ पर भी वो चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये देखो, आप क्लिक करने पर वो चल ही नहीं रहा। तो इस सॉल्यूशन को हल करने के लिए हम ये जो फंक्शन कॉल करते हैं इसको डायरेक्ट इधर कॉल नहीं करते, इसको एरो फंक्शन बनाना पड़ता है हमें, और एरो फंक्शन के अंदर हम कॉल करते हैं इसको। और एरो फंक्शन कैसे बनाया जाता है भला? एरो ये लगाई जाती हैं, फिर आगे ये वाली, और यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट से लगाएं, पहले मतलब खाली ही, आगे एरो लगाए और आगे जिसको कॉल करना है वो वाला फंक्शन का नाम लिख दिया। अब देखते हैं इसको, अब वो नहीं चला। अब इसको बेशक रिफ्रेश करें, नहीं चला, क्योंकि वो तब चलेगा जब क्लिक होगा। अब ये देखो क्लिक हुआ, अलर्ट में चेंज नेम आ गया। लेकिन ये नेम की वैल्यू तो यहाँ पर भी तो थी, यहाँ पर भी तो उसी वेरिएबल के अंदर जो नेम है वही प्रिंट हो रहा है। और ये देखो यहाँ पर ये नॉर्मल नेम ही यहाँ प्रिंट हो रहा है ना, हेलो रिएक्ट जेएस ट्यूटर, आगे नॉर्मल नेम। जो नॉर्मल नेम में वैल्यू है पहले, ये वसीम है, तो यहाँ वसीम प्रिंट हो गया। फिर जब वो उसको चेंज करता है फंक्शन एक, तो नॉर्मल नेम अब चेंज्ड नेम आ गया, ये नॉर्मल नेम अलर्ट में ही है, अलर्ट में वो चेंज्ड नेम प्रिंट करवा रहा है। लेकिन इसको ऊपर यहाँ पर वो किधर नीचे, यहाँ ट्यूटर वाली जगह पर वो चेंज नहीं कर रहा। ये इसलिए कि आपने नोट किया होगा कि जब भी हम HTML की कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें कोई चेंज करके सेव करते हैं, तो जब हम यहाँ पर आते हैं इधर, तो वो चेंज नहीं हुआ हुआ होता, क्योंकि वो पेज री रेंडर नहीं हुआ हुआ होता तब तक। जब हम उसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने पर वो HTML वाला पेज क्या करता था, वो री रेंडर होता था, मतलब कि पहले वाला डिस्ट्रॉय हो गया सारा पेज, और दोबारा से जो नया अब उसका पेज है वो यहाँ पर प्रिंट आउट हो गया है। री रेंडर इसको बोलते हैं, री रेंडर करना। जो हम नॉर्मली एक जो रिएक्ट के बगैर वेबसाइट बनी हुई होती है, जब उसको रिफ्रेश करते हैं वो पूरा पेज तब री रेंडर होता है। इस तरह चीजों को डिस्प्ले होने को, पेज के डिस्प्ले होने को कहते हैं रेंडर होना। जैसे स्क्रीन पर ये रेंडर हो रहा है, पेज डिस्प्ले हो रहा है, तो जब भी कोई चेंज आती है तो उसको री रेंडर करना पड़ता है पेज को। और री रेंडर करने के लिए हमें ये रिफ्रेश करना पड़ता है HTML के केस में। लेकिन रिएक्ट कहता है आप मेरे हिसाब से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप को जो वेरिएबल चेंज करवाने हैं और उनके चेंज होने पर आप पेज को री रेंडर करवाना चाहते हैं अगर, तो आप स्टेट को यूज करें, क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तो पेज री रेंडर होता है। ये रिएक्ट का असूल है कि पेज तब री रेंडर होगा जब उसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होने का मतलब है कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जब वो चेंज होंगे तो उसका री रेंडर होना बनता है, कि दोबारा से वो पेज, अब क्योंकि चेंज हो गया है, वसीम की बजाय वो क्लिक करने पर आ जाता है चेंज्ड नेम, तो यहाँ ऊपर चेंज नेम आना चाहिए था। लेकिन अभी इसको नहीं पता कि री रेंडर पेज करना है या नहीं करना। इसको कैसे पता चलेगा? अगर हम अगर हम इसको नॉर्मल वेरिएबल की बजाय, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, गौर से समझ लें। अगर हम इसको नॉर्मल वेरिएबल की बजाय, मतलब कि इस तरह जो नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इस तरह करवाने की बजाय स्टेट के अंदर वो वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं, होता वो वेरिएबल ही है। स्टेट भी होती वेरिएबल ही है, उसके अंदर कोई चीज स्टोर पड़ी होती है। जिस तरह वेरिएबल के अंदर ये वसीम स्टोर पड़ा था, इसमें अब ये नेम के अंदर वसीम स्टोर पड़ा है। बेशक इस नॉर्मल नेम को यहाँ रीनेम करके नॉर्मल नेम कर लें, इधर लिख लें इसको, वो तो एक ही बात है। वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है। तो स्टेट भी होता तो वेरिएबल ही है, लेकिन फर्क क्या है इसका नॉर्मल वेरिएबल से, कि स्टेट जब चेंज होती है तो पेज री रेंडर होता है, पेज नहीं, वो वाला कंपोनेंट री रेंडर होता है। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हों, और इसके पेरेंट कंपोनेंट हो सकता है बहुत सारे हों। तो अगर इस कंपोनेंट की यहाँ से स्टेट चेंज हुई है तो इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट री रेंडर होगा, नीचे वाला पूरा जो कंपोनेंट है उसका। और इसके अंदर अगर चाइल्ड है कंपोनेंट तो वो भी री रेंडर होंगे। पेरेंट कंपोनेंट के री रेंडर होने से चाइल्ड जो ये वाले नीचे वसीम एक कंपोनेंट है, ये भी री रेंडर होगा वसीम के नाम का जो बना होगा। तो अब क्या होगा, अब मैंने वो नॉर्मल नेम की बजाय
यहाँ इस नेम में मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। और यहाँ चेंज्ड नेम जब हो, चेंज नेम का जब फंक्शन कॉल हो, तो वो इस तरह ऐसे ना करे, बल्कि वो सेट नेम को सेट करे इस तरह। सेट नेम इसको ऐसे कॉल करे, और यहाँ जो नेम वो सेट करवाना चाहता है वेरिएबल का, वो यहाँ लगा दे। अब इस फंक्शन को जो ये वाई एन मिलेगा, ये वो वाई एन सेट नेम कर देगा, मतलब इस नेम में ये वाई एन आ जाएगा जो भी इसको मिलेगा। और बेशक उसको अलर्ट में भी हम शो करवा लें। अब पहले अलर्ट शो करवाने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाना कि वेरिएबल तो चेंज हो रहा है, लेकिन पेज री रेंडर होने की वजह से उसका इफेक्ट नहीं शो हो रहा। तो इधर अलर्ट में मैं क्या लिखूं अब यहाँ पर, क्योंकि अब मैं स्टेट के वेरिएबल के साथ डील कर रहा हूँ, तो वो ये वाला नेम है। तो यहाँ मैं नेम यहाँ अलर्ट में शो करवाऊंगा। और ये सेट नेम क्या करेगा, ये यूज स्टेट का ही एक फंक्शन है, और इसी सिंटैक्स में यूज होता है। सेट एस सी टी सेट लिखना है, और आगे एन उसका कैपिटल, जो भी यहाँ वेरिएबल है उसका कैपिटल के साथ शुरू करना है, और जो वैल्यू देनी है वो यहाँ पास कर देनी। तो वो इस वेरिएबल को नई वैल्यू लगा देगा, यानी कि सेट, ये वाला नेम सेट कर देगा, इसमें वैल्यू लगा देगा। और यहाँ यहाँ पर जो मैं ट्यूटर की जगह नॉर्मल नेम प्रिंट करवा रहा हूँ, ये भी मुझे क्या नेम करवाना पड़ेगा, इस तरह नेम उसका जो स्टेट का है। अब इसमें फर्क देखिएगा, अभी ये देखें वसीम आ रहा है ना, रिफ्रेश बेशक करके देख लें, वसीम ही आ रहा है। जब क्लिक होगा तो इस वसीम पर आपने नजर रखनी है, इस पर। जब ये क्लिक होगा, ये अलर्ट भी आई, और ये पीछे देखें चेंज्ड नेम आ गया, वो भी वहां से चेंज हो गया। अलर्ट में जरा उसने वो पुरानी वैल्यू मुझे लगता है वसीम ही शो करवा दी है। तो स्टेट के अंदर वैसे अलर्ट जो है वो चीजें अलर्ट में शो करवाना जरूरी नहीं होता, ये आपको वैसे दिखाने के लिए किया था। और बेशक क्योंकि वो अलर्ट उससे रेंडर होने से पहले चल गई है, तो रेंडर होने से पहले, री रेंडर होने से पहले, तो इसलिए उसके अंदर हो सकता है वो इस वजह से उसने वो अंदर नाम वसीम ही रखा है। दोबारा से एक दफा ट्राई करते हैं। अलर्ट में क्या आया है, वसीम ही आया है, क्योंकि अभी इसके फंक्शन के क्लिक होने पर वो पूरा उसने एग्जीक्यूट नहीं किया कोड, मतलब यहाँ से फंक्शन क्लिक हुआ, फंक्शन क्लिक हुआ, ये ऐसे ऊपर आया इस फंक्शन में, इसने सेट नेम नेम उसको सेट किया। और अब उसको पता है कि मैंने ये नेम चेंज कर लिया है, तो मैंने री रेंडर करना है। लेकिन इसी स्टेप पर री रेंडर नहीं करता फौरन ही, इसी स्टेप पर नहीं री रेंडर करेगा, बाकी कोड भी नीचे पड़ेगा। हो सकता है अभी तो ये सिर्फ नीचे अलर्ट है, बाकी कोड भी नीचे उसको करे, और सारा कोड रीड आउट करने के बाद फिर उसका वो इफेक्ट शो करवाए। तो इस वजह से यहाँ अलर्ट में हमारा वो सिर्फ जो पहले वैल्यू थी वही आ रही है, चेंज्ड शुदा वैल्यू नहीं आ रही। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल डोम। ये जो कैलकुलेशन बिहाइंड द सीन होती है कि मैंने इस नेम की वैल्यू को, अब ये नया नेम जो कि ये चेंज्ड नेम है, ये दे दी है। और भी अगर हो सकता है कैलकुलेशन, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी एल आई टैग्स प्रिंट हो रहे हों। तो बिहाइंड द सीन वो अपनी मेमोरी में, अपने जो वेरिएबल्स की मेमोरी है, उसमें वो सारा एक पेज बनाता है पूरा HTML की तरह का, मतलब इसी तरह का एक पेज अपने वेरिएबल्स में वो बनाता है। और फिर वो कंपेयर करता है उसको ये रियल डोम के साथ। इसको डोम बोलते हैं पेज को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम। तो इसके साथ वो अपना वर्चुअल डोम कंपेयर करता है। फिर वो देखता है कि अगर चेंज है दोनों में कोई, तो फिर वो अपनी जो चेंजेस हैं वो यहाँ सिर्फ इम्प्लीमेंट करवा देता है। और बाकी बाकी पेज को भी, जो अगर मतलब कि इधर और पेरेंट कंपोनेंट यहाँ यूज हुए हुए हों, तो उनको भी वो री रेंडर नहीं करता, सिर्फ उतने हिस्से को री रेंडर करता है, सिर्फ उतने कंपोनेंट को री रेंडर करता है जिसमें स्टेट चेंज हो रही हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिंग प्रोसेस, के डिफरेंस चेक करके सिर्फ उतना हिस्सा ही री रेंडर करना जितने में चेंज है, मतलब कि सिर्फ उतना कंपोनेंट ही री रेंडर करना जिसके स्टेट में चेंज है। तो इस प्रोसेस को डिफिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, कि ये पहले ये रियल डॉम ये है, और इसके क्लिक होने पर क्या ये अब री रेंडर हुआ होगा, नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो चेंज्ड नेम उसके अंदर लगा हुआ है। क्लिक होने पर भी वो चेंज्ड नेम ही है,
तो ये पूरा पेज, पूरा कंपोनेंट, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, तो ये री रेंडर उसने चेक की, कंपेयर किया होगा कि रियल डोम में ये चीजें हैं और उसके वर्चुअल डोम में ये चीजें बन रही हैं जो कि सेम है। अगर सेम है तो वो री रेंडर नहीं करेगा। वर्चुअल डोम को हम देख नहीं सकते, उसको वैसे फर्जी तौर पर हम जज कर सकते हैं कि रिएक्ट के अंदर जो कैलकुलेशन हो रही होती है बिहाइंड द सीन, उसके मेमोरी में, उसको वर्चुअल डोम कहते हैं। तो ये स्टेट का ये कमाल होता है कि जब कोई ऐसी चीज हमने करनी हो कि जिसके चेंज होने पर हम उसका यहाँ इफेक्ट दिखाना चाहते हैं पेज पर। और नॉर्मली रिएक्ट में ऐसा ही होता है कि किसी भी चीज के चेंज होने पर हम उसको पेज पर ही डिस्प्ले करवाना चाहते होते हैं। वो चेंज हम चीज करते ही तब हैं कि जब उसका डिस्प्ले यहाँ पर शो करवाना हो। तो इसलिए नॉर्मली ज्यादातर स्टेट ही यूज होती है नॉर्मल वेरिएबल की बजाय। स्टेट ही यूज होती है। ये देखें, ये स्टेट यूज करने का ये बेनिफिट था। अब हम एक लिस्ट प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर। जितनी मर्जी आप यहाँ स्टेट यूज कर लें, जितने मर्जी फंक्शन यूज कर लें, इसी स्टेट को मैं कॉपी करता हूँ और एक मैं लिस्ट स्टूडेंट्स की मैं एक लिस्ट प्रिंट करवाता हूँ यहाँ नीचे। क्योंकि नेम सेम है, तो यहाँ अब मैं रख देता हूँ, कोई भी नाम रख सकते हैं, स्टूडेंट्स में रख देता हूँ। और यहाँ सेट की बजाय भी क्या आएगा, सेट स्टूडेंट्स। और यहाँ इनिशियल वैल्यू हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, हम कुछ भी यहाँ पर वेरी अरे भी दे सकते हैं। ये एक अरे में बना रहा हूँ और अरे के अंदर मैं स्टूडेंट की लिस्ट डाल रहा हूँ। और वो ऑब्जेक्ट वाइज लिस्ट है, इस तरह ये पहला ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है पहले का, आगे दूसरे का, आगे तीसरे का, इस तरह। तो उसमें स्टूडेंट का एक है उसकी की नेम, और नेम इसका है वसीम, और कॉमा लगाकर उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मार्क्स, और इसके मार्क्स हैं लेट्स सपोज है ये इस तरह है 100। और एक और जो है, एक और स्टूडेंट हमारे पास है, उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं इस सब्जेक्ट में। उसका नाम लेट्स सपोज है शाहीन, और इसके मार्क्स हैं लेट्स सपोज 95। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट है हमारे पास, आसान सा नाम कोई हसन, और इसके लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट हैं, मार्क्स हैं 80। और ये अभी फिलहाल हमारे पास इस एरे के अंदर ये तीन ही चीजें हैं। तो इसको इस तरह एक अलग वेरिएबल में निकाल कर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हमने लेट स्टूडेंट्स इसमें रखा, यहाँ पर एरे में वो, अच्छा नीचे भी क्योंकि हमने वो करवा दिया है, तो इस तरह नहीं। वो कह रहा है स्टूडेंट एरे, आप इसका नाम या कुछ भी रख सकते हैं, स्टूडेंट्स एरे या स्टूडेंट्स डाटा हम इसका नाम रख देते हैं। हमने इसका स्टूडेंट्स डाटा नाम रख लिया, और हम ये वाला ये है ये अब इसको वेरिएबल इसको पास कर देते हैं। इस तरह भी किया जा सकता है ताकि हमारी वो स्टेट वाली चीजें कम्प्लेक्स ना हो। और इसको इस पेज की बजाय कहीं अलग पेज में भी रखा जा सकता है, वहां से इंपोर्ट करके यहाँ पर लाया जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो स्टूडेंट्स हैं इसकी एल आई टैग में इसमें जो भी डाटा है उसको प्रिंट करवाना है। तो कहाँ पर, ये लास्ट पर अगर हम प्रिंट करवाएं यहाँ, तो एल आई टैग बनाना और उसके, या तो हम एक कंपोनेंट बना लें जो कि हमें वो रिटर्न करे, कि एल आई टैग्स के अंदर वो सारी चीज़ें लगा कर रिटर्न करे। या फिर हम डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं, उसके लिए ये करली ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। और मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन जो भी उसको एरे देते हैं वो उसको चेंज करके हमें एक नया एरे दे देता है। अब इसको हम एरे दे रहे हैं, सिर्फ उसमें नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये मैप फंक्शन क्या करेगा, उसको चेंज करके उसके एल आई टैग्स बनाकर वो दे देगा। और उसके इधर उधर हम एक यूएल लिस्ट लगा देते हैं, यूएल टैग लगा दिया या ओवेल टैग लगा दिया, ऑर्डर्ड लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर जो उसकी एल आई बननी है, यानी कि एक दफा मैं आपको वैसे लिख के दिखाता हूँ। एल आई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम 1। और इसी तरह और भी बहुत सारी हैं हमारे पास। यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ, नेम 2। ओहो, ये 1, ये 2, आगे वाला 3, और नेक्स्ट वाला जो है वो 4। तो हमें ये एल आई यहाँ पर लगी हुई, ये देखो नजर आ रही है। तो ये तो हार्ड कोडेड मैंने किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मैप लगाकर, यहाँ पर जो एल आई ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर इन एल आईओ में वो स्टूडेंटों के नेम आ जाएं, और साथ उनके मार्क्स भी आ जाएं बेशक। तो उसके लिए मैप लगाना पड़ेगा। मैप लगाने के लिए, डायरेक्ट मैप लगाना हो तो ये करली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। जावास्क्रिप्ट की कोई भी फंक्शनैलिटी लिखनी हो तो ये आप JSX, ये HTML का कोड है ना सारा, ये रिटर्न के अंदर HTML होता है सारा तकरीबन, तो इसको JSX बोलते हैं। तो JSX में अगर आपने जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगानी है तो करली ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, ये वाली। और यहाँ पर मैप किस पर चलाना है? स्टूडेंट्स डॉट मैप। याद है ये फंक्शन क्या करता था? ये एरो फंक्शन लेता था आगे, और आगे एरो फंक्शन में ये यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे रिटर्न करता था। अब हमने एक चीज़ रिटर्न नहीं करवानी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह करके रिटर्न करवानी है। और यहाँ पर हम रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, क्योंकि जब करली ब्रैकेट्स आपको याद हो लग जाती हैं तो फिर रिटर्न का कीवर्ड लिखना पड़ता है। और इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम रिटर्न करवाएंगे कोई चीज़। अब यहाँ पर मैप क्या करेगा, स्टूडेंट्स का जो एरे है उसमें से बारी बारी वो चीज़ें पकड़ेगा एक एक करके, उसको इस वेरिएबल में डालेगा, बेशक एसटी रख लें या कोई भी नाम रख सकते हैं। और उसको यहाँ रिटर्न में उसको रिटर्न करवा देगा एल आई। और यहाँ पर मैं इस STD जो है, ये स्टूडेंट में, ये मैप ने STD में क्या डाला होगा पहली दफ़ा जब चला है, जो बताएगा उसको 10 रुपीज़ इनाम मिलेंगे। हमारे पास ये एरे है एक पूरा, और मैप क्या करता है, एरे के हर एलिमेंट को बारी बारी पकड़ कर ट्रीट करता है। तो इस एरे का पहला एलिमेंट कौन सा है? ये पूरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है इस तरह करली ब्रैकेट्स के बाद। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है उसका एरे एक एलिमेंट है। तो पहले ये पूरा ऑब्जेक्ट उठाएगा और उसको इक्वल कर देगा यहाँ पर STD के बराबर। अब इस STD की मुझे क्या एक्सेस करना है, दोबारा से करली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेंगी, क्योंकि ये रिटर्न के बाद ये दोबारा ये SX बन गया। तो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज करना है, तो करली ब्रैकेट STD डॉट NAME नेम, ये लिख दिया। और बस ये हर दफा जब दूसरी दफा ये चलेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसके एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते जिसके ऊपर ये चल रहा है। ये स्टूडेंट्स, ये इसके ऊपर चल रहा है, स्टेट वाले के ऊपर, क्योंकि ये स्टेट इसके इक्वल होगी यहाँ पर। तो इस स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ये वाला स्टूडेंट आ गया इसके, ठीक है। और उसका ये नाम प्रिंट करवा रहा है यहाँ पर। तो हर दफा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, वसीम, शहीन और हसन, ये प्रिंट हो चुके होंगे एल आई के अंदर। जितनी भी एल आई, 4 LI बनेगी, 4 LI रिटर्न होंगी यहाँ पर। और उन LIओ के अंदर चार नाम, कितने नाम होंगे? 3 होंगे। हाँ, 3 नाम होंगे। ये चार, वसीम, शहीन, हसन, 3 नाम है, तो 3 LI यहाँ पर रिटर्न होंगी। तो आप समझें कि इसके अंदर यहाँ पर 3 LI लगी हुई हैं, और उनके अंदर वो असल नाम लिखे हुए हैं। ऐसा ही था ना पहले, हार्ड कोडेड LI लगी हुई थी, अंदर नाम, नेम 1, नेम 2, नेम 3 लिखा हुआ था। तो उसी को मैंने मैप के साथ रिप्लेस किया है कि ये जो डाटा है ये उस वेरिएबल में से जितने भी ये नाम है उतने यहाँ पर बनते जाएं। तो ये देखें, ये यहाँ पर वो आ चुका है। अब अब मैं इसमें वेरिएबल में ना एक और डाल देता हूँ नाम। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करके उधर पेस्ट करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ नसीम।
मार्क्स इसके कर देते हैं 70। और अब चेक करते हैं कि क्या हुआ है। ये ऑटोमेटिक वो एक ही कोड लिखा हुआ है वहां पर, मैप। और वो मैप सारों में से चेक करता है नाम, और वो नाम इधर एल आई के अंदर प्रिंट करवा देता है। तो अब हमने साथ अगर मार्क्स भी प्रिंट करवाना, तो इसी के साथ यहाँ पर मार्क्स इक्वल ऐसे करके मार्क्स प्रिंट करवा रहे हैं, std.marks। और इधर भी नेम, और कॉलन लगा के आगे नेम लिख देते हैं, एन NAME नेम, और कॉलन आगे ये नेम, और आगे मार्क्स, और आगे उसके मार्क्स। तो ये देखें, ये मैप फंक्शन क्या रिटर्न करवा रहा है, HTML और LI टैग्स रिटर्न करवा रहे हैं अंदर डाटा चेंज करके। तो जब हमने फंक्शन पढ़ा था जावास्क्रिप्ट वाला, आपको पता था कि ये जो आपको बताया था कि जो फंक्शन होता है वो कुछ भी रिटर्न करवा सकता है। वहां तो उसने नंबर रिटर्न करवाया था, लेकिन यहाँ पर ये देखें पूरा एक LI टैग्स, बढ़िया LI टैग्स ये अब रिटर्न करवा रहा है। ये कौन सा फंक्शन? ये जो मैप के अंदर वाला फंक्शन, एरो फंक्शन है ये वाला। मैप फंक्शन के अंदर जो एरो फंक्शन है, ये वो चीजें सारी रिटर्न करवा रहा है। और यहाँ पर ये लगती है यार। अब चेक करते हैं कि इसमें क्या, ये देखें नेम और आगे उसके मार्क्स आ रहे हैं साथ ही। तो अब हमने सिर्फ ऐसे नाम प्रिंट करवाने हों जिसके मार्क्स 100 से कम हो, तो कैसे यहाँ पर करेंगे? कहाँ पर इफ कंडीशन लगेगी? क्या हम रिटर्न करवाने से पहले इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि सिर्फ ऐसे नाम ही रिटर्न LI में जाएं जिसमें इफ? अब ये तो एक फंक्शन है ना पूरा, एरो फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट की कोई भी इस तरह हम कंडीशंस लगा सकते हैं प्रॉपर। ये JSX अब नहीं रहा, क्योंकि इसके इधर उधर ये करली ब्रैकेट्स लगाकर हमने जो अंदर वाला इसका ये माहौल था उसको JS में अब कह दिया कि ये पूरा जावास्क्रिप्ट की तरह का है। आप कुछ भी कंडीशंस ये वो सारी कुछ इसके अंदर लगा सकती हैं, JSX के अंदर नहीं लगा सकती। मतलब ये रिटर्न जब लिख देते हैं और उसके अंदर ये HTML लिखना शुरू कर देते हैं तो उसमें नहीं, उससे बाहर ये एक फंक्शन है, और फंक्शन में हम ये कुछ भी कर सकते हैं रिटर्न से पहले इसको। इफ std.marks <100, अगर उसके कम है तो फिर ये रिटर्न करवाए, और ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, आपको पता है। कहाँ तक ये ब्रैकेट आएगी, ये यहाँ तक इसकी है, और ये रिटर्न के यहाँ पर। मतलब कि LI तब रिटर्न हो जब मार्क्स <100 हो। तो 100 से कम कम जो मार्क्स हैं वो रिटर्न यहाँ पर हो जाएंगे। और वो देखो, वो पूरी नाम वाला उसने सारा नहीं शो करवाया, क्योंकि वो पूरी LI उसकी, ये पूरी LI है, वो बनी ही नहीं ना। क्योंकि वो इफ कंडीशन उस दफा पूरी नहीं हुई जब 100 था, तो 100 की दफा वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया। तो इसलिए यहाँ पर वो पूरी LI आई ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ये कंडीशनल रेंडरिंग की मैंने एक टाइप अभी बताई है, जो कि सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ कंडीशंस लगा के हम करते हैं। जब करली ब्रैकेट लग जाती हैं उसके अंदर कोई फंक्शन बन जाता है, और फंक्शन में रिटर्न से पहले, किसी भी फंक्शन के रिटर्न से पहले जो जगह होती है, ये वाली जो जगह होती है, यहाँ हम कोई भी इफ कंडीशन किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन रिटर्न के अंदर अगर हमने इफ कंडीशंस लगानी हो, हमने यहाँ ये जो JSX लिखा हुआ है ये भी किसी फंक्शन का रिटर्न है पहले तो। ये देखो, ये ऊपर वाले फंक्शन का रिटर्न है इसका। ये मेन हमारे कंपोनेंट का रिटर्न है। रिटर्न मतलब कि उसके अंदर HTML हमने लिखना है और JSX रिटर्न करवाना है। तो ये JSX है सारा। तब तक हम वो कंडीशंस नहीं लगा सकते जब तक या तो हम करली ब्रैकेट्स ना यूज कर लें, और अगर करली ब्रैकेट्स के अलावा हमने सिंपल यहाँ पर अब ये नाम शो करवाना हो, यहाँ पर इफ कंडीशन लगानी हो, तो ये डायरेक्टली एक एक है JSX है। तो यहाँ लगाने का, क्योंकि ये फंक्शन का रिटर्न है अभी फिलहाल, ये देखो फंक्शन का रिटर्न है, और उसके अंदर बेशक हमने ये करली ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर भी हम इफ कंडीशन इसके अंदर इतना आसानी से नहीं लगा सके, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है।
और ये कंडीशनल रेंडरिंग की ये ऊपर वाली एक ही मिसाल थी जो इजी है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी कंडीशनल रेंडरिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।